बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर गांव में बहुत ही गरीब और लाचार किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास जायदाद के रूप में एक टूटी झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था, जिससे वह अपने पुरखों का जमीन जोतकर खेती किया करता था। मीना बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूं। और हां, मुझे आने में शाम हो सकती है। इसलिए तुम घर का सारा काम और खाना बनाकर तैयार रखना। मैं लौटते ही खाना खा लूंगा। और हां, तुम राह मत ताकना। ज्यादा रात हो तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत आवश्यक है। अब मैं चलता हूं। लेकिन पिताजी खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही सारा राशन खत्म हो चुका था। अब अगर खाने को कुछ बचा है तो वह कल का 2 रोटी है। अब इसे मैं खाऊं या आप? रामू के पास राशन खत्म हो चुका था और खाने को भी कुछ नहीं बचा था। बस दो बासी रोटी बचा था। अब किशोर के पास दो रास्ता था। या तो उसे खुद खा लेता या उसे अपनी बेटी को खाने को दे देता। मीना बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है। और जब खेत से लौटूंगा तब मैं कुछ जुगाड़ लगा लूंगा। लेकिन अभी के लिए तुम वो रोटी खा लो। अब मैं चलता हूं। खेत में बहुत सारा काम है। इतना कहकर रामू खेतों में निकल जाता है। रामू को आज दो दो समस्या सता रही थी। पहला खेत में फसल लगाना और दूसरा कल के लिए भोजन जुटाना। वह निराश होकर कुदाल चलाने लगता है। तभी वहां एक बड़े सेठ लाला आ जाता है और रामू को अपने खेत में मेहनत करता देख एक प्लान बनाता है। अरे श्याम, देखो तो रामू कितना मेहनत कर रहा है। लेकिन ये मेहनत मुझे खटक रहा है, क्योंकि ये मेरे अंडर काम नहीं कर रहा है। पूरे गांव में एक यही ज़मीन बचा है जो मेरे नाम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया कि ये ज़मीन मेरा हो, मगर रामू कभी नहीं माना। लेकिन आज किसी भी हालत में इस ज़मीन को अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन मालिक, मुझे जहां तक पता है, रामू मर जाएगा, लेकिन अपनी पुश्तैनी ज़मीन कभी नहीं देगा। उसके लिए आपको सब्र करना होगा, क्योंकि कभी ना कभी उसे आपकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और उसी का फ़ायदा उठाकर आप उसका ज़मीन हथिया लेना। फिर चाहे वो कितना भी प्रयास करे, मगर अपना ज़मीन आपके चंगुल से छुड़ा नहीं पाएगा। नहीं नहीं श्याम, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। वो अपना ज़मीन मुझे कैसे देगा? वो तो मुझ पर छोड़ दो। आज कैसे भी इसका ज़मीन हथिया कर ही रहूंगा, क्योंकि किसी भी इंसान का कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होता है, और मैं इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा। अरे श्याम, देखो देखो रामू कितना परेशान लग रहा है। चलो, अब हमारा काम बन गया, क्योंकि मेरे इतना बुद्धिमान कोई नहीं। अब तुम देखना कैसे उसे बेवकूफ़ बनाता हूँ। लाला बहुत ही बेईमान और बुद्धिमान सेठ था। वह रामू को मजबूर देख उसका जमीन हथियाने का प्लान बनाता है। रामू, आजकल तुम्हें देख रहा हूँ, बहुत उखरे उखरे से रह रहे हो। क्या बात है? घर में कोई समस्या है या पैसों का कोई बात है? देखो रामू, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, बेहिचक तुम मुझे बता सकते हो। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, और गरीब बेबस का मदद करना हमारा फर्ज है। इसलिए तुम मुझे बताओ, क्या बात है? रामू जानता था कि लाला उसे बहला रहा है, लेकिन बेचारा मजबूर था। उसे कैसे भी करके कल के लिए भोजन जुटाना था। कुछ नहीं सेठ जी। बस वो घर में राशन खत्म हो गई है, और कल हम लोग क्या खाएंगे, यही सोच रहा था। आज खेत में आते वक्त मैं अपनी बेटी की आंखों में वह दर्द देखा हूं। बेचारी भूखे कैसे काम करेगी। अगर सेठ जी आप हम पर थोड़ा रहम करें और कुछ पैसे उधार पर दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत करें सेठ जी। जब फसल तैयार होगा तो उसे बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे रामू, तुम चिंता मत करो। तुम और तुम्हारी बेटी कभी भूखी नहीं रहेगी। ये लो, ये कुछ पैसे हैं। इससे तुम घर के लिए राशन खरीद लेना। अब मैं चलता हूँ। बाकी कोई और समस्या हो तो बेहिचक मेरे पास आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शायद आपको पता नहीं कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है, नहीं तो हम लोग भूखे मर ही जाते। लाला का यह प्लान सफल हो गया था, लेकिन शायद रामू को मालूम नहीं चला कि सेठ उसे नई जीवन नहीं बल्कि आखिरी सांस लेने का मौका दिया है। रामू खेत का काम खत्म कर देता है और खुशी खुशी बाजार राशन लेने चला जाता है। इधर शाम को समझ नहीं आ रहा था कि सेठ उसे फ्री में पैसे क्यों दे दिए।
मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि आपने रामू को बिना कुछ मुनाफा के फ्री में पैसे क्यों दे दिए? बल्कि आपने मुझसे यह बोला कि उसका जमीन हथिया लूंगा। फिर उसने अपना जमीन तो आपको दिया ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मालिक। कृपया बताइए ना, आपके मन में क्या प्लान चल रहा है? अरे रे श्याम, ऐसे ही मैं तुमको बेवकूफ़ नहीं कहता। सच में तुम बेवकूफ़ ही हो। अगर मैं रामू से अभी ज़मीन लेने की बात करता तो वो भूखा रहना पसंद करता, मगर मुझे अपनी ज़मीन कभी नहीं देता। इसलिए मैंने नेहले पे दहला मारा। अब जिस दिन उसका फसल तैयार होगा तो मेरा कर्ज चुकाने के लिए वो अपना अनाज ज़रूर बेचेगा, और तब मैं एक प्लान बनाऊंगा और रामू को मजबूर कर दूंगा कि उसे अपना ज़मीन मुझे देना ही पड़ेगा। अब तो इंतज़ार उस दिन का है जिस दिन उसका फसल तैयार होगा। वाह मालिक, वाह, क्या आपका दिमाग है। मुझे तो लगा कि आप कुछ और ही प्लान बनाओगे, लेकिन नहीं, आप तो सीधा नहले पर दहला मारा। मुझे यकीन है मालिक कि आपकी बुद्धि के आगे उस रामू को झुकना ही पड़ेगा। लाला एक नंबर का जालिम सेठ था। वो गरीब मजबूर का फायदा उठाता था और उसका जमीन कब्जा करता था। बेचारा रामू भी अपने हालात पर मजबूर होकर सेठ की जाल में फंस जाता है। रामू को आज 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो गई थी, लेकिन उसे कहाँ पता कि अभी बुरा वक्त आना बाकी है। ऐसे ही समय बीत जाता है और कुछ ही महीने में किशोर का फसल तैयार हो जाता है। सेठ को सब पता चलता है कि रामू का फसल तैयार हो चुका है और वह अब उसे बेचने वाला है, तो दोनों लोग रामू के खेत में पहुंच जाते हैं। रामू, सुना है तुम्हारा फसल काफ़ी अच्छा हुआ है, और अनाज देखने से लग रहा है कि पूरे गांव में सबसे अच्छा फसल तुम्हारा ही हुआ है। क्यों रामू, तुम्हारा तो भाग्य ही चमक गया। हाँ सेठ जी, पूरे गांव में सबसे अच्छा फसल हमारा ही हुआ है। अब देखना सेठ जी, इससे हमारे घर का हालात काफी सुधर जाएगा और मैं इसको बेचकर आपका कर्ज भी कर दूंगा। हे भगवान, आप ऐसे ही मुझ पर अपना कृपा बनाए रखना और मैं दिल से मेहनत करता रहूंगा। अरे रामू, तुम इस अनाज को बाजार में ले जाने का कष्ट क्यों करोगे? इसको मुझसे ही बेच दो। इससे मैं अपना दिया हुआ पैसा वापस भी ले लूंगा, और तुम्हें इसे बाजार भी नहीं ले जाना पड़ेगा। बोलो, क्या दाम लोगे? सेठ अपना चाल चल रहा था, लेकिन रामू को कुछ पता नहीं चल रहा था। यह अनाज खरीद लो, लेकिन सेठ जी, इसका दाम आपको पूरे 8,000 रुपये देना होगा और आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेठ जी अभी राशन का दाम बढ़ गया है। वाह रामू वाह, क्या दिमाग लगाए हो। इतना महंगा अनाज तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इसको मैं एक ही शर्त पर खरीदूंगा कि यह अनाज अभी जिस हालत में है उसी हालत में देना होगा। यह सेठ का एक सोचा समझा जाल था, जो रामू को फंसने पर मजबूर कर रहा था। रामू जान रहा था कि सेठ जालिम है, लेकिन फिर उसे वह दिन याद आता है जिस दिन सेठ ने रामू का मदद किया था। रामू सोचता है कि सेठ जी बुरा इंसान नहीं है, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, और वह बेचारा अनजाने में गलत फैसला ले लेता है। ठीक है सेठ जी, मुझे आपका यह शर्त मंजूर है। ये अनाज जिस हालत में है उसी हालत में आप इसे खरीद लीजिए। अब आप मेरा पैसा दे दीजिए ताकि उस पैसे से अपने घर के लिए दाल मसाला खरीद सकूं। अरे हाँ रमू, जरूर ये लो तुम अपने पैसे, और अब से ये अनाज तो मेरा हुआ ही साथ में। जमीन भी मेरा हुआ, क्योंकि तुमने अनजाने में यह फैसला लिया कि जिस हालत में यह अनाज है उसी हालत में मुझे बेचा। इसलिए अनाज के साथ वह जमीन भी मेरा हुआ जिस पर यह अनाज है। वाह, रामू कब से सब्र कर रहा था कि कब तुम मुझ पर भरोसा करो और उस भरोसे का मैं विश्वासघात करूं। देख लिया शाम मेरा प्लान। मैंने तुमसे कहा था कि वह पैसा फ्री में रामू को नहीं दिया, उसका विश्वास जीतने के लिए दिया, ताकि एक दिन उसका जमीन हथिया सकूं। वाह सेठ जी वाह, आप एक गरीब का फयादा उठाए हैं। मेरे मन में आपके खिलाफ इज्जत पनप रही थी, लेकिन वह एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, चाहे उसमें कितना भी घी लगा दो। और आपने भी वही किया, जब बल से नहीं हुआ तो छल से किया। लेकिन कोई बात नहीं, एक गरीब का हक जो मारता है वह कभी सुखी नहीं रहता है। आपको अपने बुद्धि पर बहुत घमंड है ना, तो आज आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो।
एक दिन आपका यह घमंड चूर चूर हो जाएगा। ये एक गरीब का बद्दुआ है। रामू बेचारा आज टूट जाता है क्योंकि उसका पुश्तैनी जमीन उसके हाथ से चला जाता है। बेचारा रोते हुए घर चला जाता है। जब उसकी बेटी उसे उदास देखती है तो भारी मन से पूछती है, क्या हुआ पिताजी? आप तो सुबह खुशी खुशी घर से निकले और बोले कि बेटी हमारा फसल पूरे गांव में सबसे अच्छा हुआ है, और आप खुश होने के बजाय उदास हैं। साफ साफ बताइए पिताजी, क्या हुआ? रामू अपनी बेटी को सारी बात बता देता है कि कैसे सेठ उसे धोखा देकर फसल के साथ खेत भी कब्जा कर लिया। मीना जब सेठ की हरकत सुनती है तो उसे सेठ पर काफी गुस्सा आता है। आप चिंता मत करो पिताजी, अभी आपकी बेटी जिंदा है और उसके होते आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। चलो अभी सरपंच के पास और सारा फैसला वहीं होगा। मीना एक सरपंच बैठाती है और पंच के सामने अपने पिता के साथ जो हुआ सारी बात बताती है। लेकिन सरपंच सेठ का मित्र होता है, इसलिए वह अपने मित्र का ही साथ देता है। सुनो रमू, सारी बात सुनने के बाद मुझे यह लगता है कि सारी गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि सेठ ने तुमसे शर्त रखा कि जिस हालात में अनाज है उसी हालात में खरीदेगा, चाहे उसे 8,000 की जगह 10,000 क्यों ना देना पड़े। और तुमने चंद 2 पैसों के लिए उसका शर्त मान लिया और पैसा लेकर सौदा पूरा किया। इसलिए सारे पक्ष के लोग सेठ को सही और तुम्हें गलत ठहराते हैं। उस अनाज के साथ जमीन भी सेठ का होता है, इसलिए तुम हार चुके हो। मीना कसम खाती है कि सेठ को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। कुछ ही महीने बाद मीना अपने पिता के बचे पैसों से एक ट्रैक्टर भाड़े पर लाती है और 10 बोरी अनाज भी। फिर उसे बाजार में बेचने निकल जाती है। लेकिन मीना का टारगेट ही सेठ था, इसलिए वहां कोई ग्राहक राशन खरीदने आता तो मीना उसे मना कर देती। कुछ ही देर में वहां सेठ पहुंच जाता है। आओ आओ भाई लोग, दीदी लोग, राशन अच्छे और सस्ते दामों में ले जाओ। ऐसा अनाज कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये लड़की तो सस्ते दामों में ही अनाज बेच रही है। क्यों ना इसे भी अपनी बुद्धि से ठगा जाए। सेठ राधिका को भी ठगने का सोचता है, लेकिन उसे कहाँ पता कि उसका पाला एक तेज लड़की से होने वाला है। अरे सुनो लड़की, मैं ये तुम्हारा अनाज खरीदना चाहता हूँ, भले इसका कोई भी दाम देना पड़े। तुम ज्यादा भी बोल सकती हो, लेकिन मेरा एक शर्त है। यह अनाज अभी जिस भी हालत में है, अगर उसी हालत में बेचोगी तो बोलो। अच्छा, तो ये सेठ अब मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। कोई बात नहीं, अभी इसे मज़ा चखाती हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं इस अनाज को उसी हालत में बेचूंगी जिस हालत में ये अभी है। लेकिन हाँ, आपको मुझे पूरे 5,000 रुपये देना होगा, और मेरी भी एक शर्त है। 5,000 रुपये जिस हालत में होगा मैं भी उसी हालत में लूँगी। अब आप अपना फ़ैसला बताइए कि आपको यह शर्त मंजूर है या नहीं। अरे, इस लड़की को क्या पता कि मैं किस हालत की बात कर रहा हूं। यह तो अभी बच्ची है। मेरे बुद्धि के आगे सब फेल है। और ये लड़की भी थोड़ी देर बाद खून के आंसू रोएगी, बोलेगी कि किससे पाला पड़ा है। ठीक है लड़की, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम इस ट्रैक्टर को लेकर मेरे घर पहुंचो। मीना ट्रैक्टर के साथ सेठ के घर पहुंच जाती है। अब बोलिए सेठ जी, ट्रैक्टर का अनाज कहाँ उतार कर रखूं? अरे ओह लड़की, ये क्या बोल रही हो? शर्त भूल गई। मैंने क्या कहा था कि अनाज जिस हालत में है उसी हालत में बेचना होगा, और अनाज अभी ट्रैक्टर पर है, इसलिए अनाज के साथ ट्रैक्टर भी मेरा हुआ। माफ़ कीजिए सेठ जी, मैं शर्त भूल गई थी। अब आप अनाज के साथ ट्रैक्टर भी ले लीजिए, लेकिन अब हमारा पैसा भी दे दीजिए। अच्छा रुको, अभी अंदर से पैसा लेकर आता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? शायद आप शर्त भूल रहे हैं। मेरी शर्त ये थी कि पैसा भी जिस हालत में होगा उसी हालत में देना होगा। इसलिए आपका पैसा घर में है तो पैसा के साथ आपका घर भी मेरा हुआ। खबरदार जो घर में घुसे तो। मुझसे गलती हो गई मीना बीती, मुझे माफ कर दो। बदले में तुम मुझसे 1,500 सोने के सिक्के और अपनी पुश्तानी जम्मे भी ले लो। कभी भी गरीब या कमज़ोर को दोबारा ठगने का प्रयास मत करना। तो देखा दोस्तों कैसे आग गरीब की बेटी सीत को मजा चखाते हैं।